हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। मूल डिक्टेशन से पहले 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसका आपको अनुवाद नहीं करना है। आपको सिर्फ मूल डिक्टेशन का ही अनुवाद करना है। डिक्टेशन में कोमा और विराम बोला जाएगा, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद ही विवेकानंद ने अकेले चलो की नीति का पालन करते हुए परिव्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए, जो भारत के ग्रामों में फैल कर देशवासियों की सेवा में खप जाए। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद परिष्कृतवाद, धार्मिक आडंबरों, टकमुल्लापन और रूढ़ियों मूल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। मासूमियत, पवित्रता, सच्चाई और राग द्वेष से परे साफ सुथरा जीवन कहीं देखना हो तो बच्चों में ही मिल सकता है। अंग्रेजी के प्रकृति प्रेमी कवि का विचार है कि बच्चा ही ईश्वर के सबसे करीब होता है और यही कारण है कि वह जन्म लेने पर स्वर्ग की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए रोता है। वहाँ जो छूट गया, उसको याद करते हुए रोता है। वहाँ जो छूट गया उसकी याद उसे द्रवित करती है और भौतिक जीवन के समक्ष आकर्षण, ईश्वर की करीबी से दूर आ जाने की भरपाई नहीं कर पाते। उन्हें बनाते भी बड़े ही हैं और बिगाड़ते भी बड़े ही हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, लोगों के संपर्क में आता जाता है और जिस किसी के भी संपर्क में आता है, उससे वह कुछ न कुछ सीखता है। शुरुआत घर से ही होती है और फिर आसपास के लोग, शहर और धीरे धीरे यह समाज प्यार बढ़ता जाता है। पैरा बच्चा चूंकि जिज्ञासु होता है, अतः वह हरेक से कुछ न कुछ सीखता ही है। फिर भले वह अच्छाई हो या फिर बुराई। समाज के संपर्क में आते आते उसकी मासूमियत, सहजता, पवित्रता व जन्मजात सहृदयता समाप्त होती जाती है। उसका स्थान वे सारी चीज़ें लेती जाती है, जिन्हें हम भौतिक सफलता के लिए जरूरी मानते हैं। इसी में क्रूरता, कुटिलता, चालसाजी, चालाकी, फरेब भी है और सफलता के लिए किसी भी हद तक जाने की जिद व कुछ भी कर गुजरने का जज्बा भी। माकूल परिवेश, वातावरण और परिस्थितियां मिलने पर सहानुभूति, सद्भाव, ईमानदारी, सही काम करने का साहस और त्याग की भावना भी प्रेरित होती है, परंतु भाव, पवित्रता स्वरूप भी जागृत होते हैं। पैरा शिक्षा का प्रसार, स्कूली शिक्षा का मौलिक अधिकार, उच्च शिक्षा का व्यावसायिक ढांचा, निजी क्षेत्र का पर्याप्त प्रसार, शैक्षिक प्रसार और वेतन में सुधार व बढ़ोतरी के प्रयास, नीति के आंकड़े इसका प्रमाण है।
इसके साथ ही वर्तमान में नई संभावनाएं और चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हैं, जैसे शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, पर्यावरणीय संकट गंभीर है, क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है, बेरोजगारी के आंकड़े भी चिंताजनक स्तर पर है, अतः राष्ट्रीय राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि हम वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ स्थिति के बिना आर्थिक अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर अस्मिता की राजनीति ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं, आज हम डिजिटल क्रांति को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन इसकी लागत अभी भी अधिक है, शिक्षा अर्जित करना और कुशलता के आधार पर एक नया वर्ग पैदा हो चुका है, इसके लिए शिक्षा एक लोक वस्तु है, इसे स्वीकार करते हुए प्रस्तावित नीति तकनीकी उपलब्धता, गुण और व्यवस्था का दायित्व राज्य को सौंपती है, इसके साथ ही यह नीति इतिहास, भाषाओं, विद्याओं और देशज देखने की उपेक्षित आधारों में पुनर्सर्जित करने पर भी बल देती है, इसे स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा इसके पाठ्यक्रम का अंग बनाने का सुझाव देती है, पैरा। भोजन के अधिकार कानून के बावजूद भूख से मौतों की खबरें चिंता पैदा करती है, सवाल है कि समाज और राज्य की अवधारणा के बीच नागरिक समाज की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के बदलने से वहां आए आमूलचूल परिवर्तन का परिदृश्य क्या है, सरकार परिवर्तन के दावे करती, पोस्टरों और अखबारों में इश्तिहारों के जरिए अपनी उपलब्धियों का बखान करती है, लेकिन वह बुनियादी सवाल कभी उठाने नहीं देती, हर थाली में अनाज पहुंचाने के लिए दो बातें बेहद जरूरी है, बेहतरीन राजनीतिक कार्यशीलता और व्यवस्था के विभिन्न गुणों का और साधनों का भी उचित उपयोग करें। क्या झारखंड में नागरिक सुविधाओं के लिए सरकारों ने इन बातों का ध्यान रखा है? केवल जन वितरण प्रणाली की दुकानों का होना या दोपहर के भोजन या उचित मूल्य की दुकानों की मौजूदगी किसी राज्य में भूख का समाधान नहीं है, बल्कि राज्य को यह देखना चाहिए कि किसान को प्रोत्साहन देकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की संभावनाएं कैसे पैदा की जाए, इसके बावजूद पैदावार और भंडारण की पर्याप्त और अत्याधुनिक व्यवस्था हो, घर में अनाज का समुचित वितरण हो, मगर राज्यों और कानूनों के बीच तालमेल के बिना इस विभिन्न चरणों का पूरा किया जाना मुमकिन नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य के कामकाज को लेकर है, इंडियन कमीशन ने 1880 में सिफारिश की थी कि 5 सदस्यों के परिवार को साल भर के लिए 1 टन अनाज चाहिए, ऐसे में राज्य का कर्तव्य है कि उक्त परिवार को इतनी मात्रा से कहीं ज़्यादा अनाज पैदा करने के लिए प्रेरित करना, यानी खेती किसान से हर किसी का जुड़ा होना चाहिए था, गांव को उत्पादन का केंद्र बनाना था, न कि खेती सुरक्षा के नाम पर उन्हें दाम का कटोरा पकड़ा दिया जाए, इस सच को अपनाए बिना भूख और कुपोषण से जुड़ा अपना रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं सुधर सकेगा, यह देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, पैरा। बेहतर होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए
केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम की तरह काम करती दिखे। विराम। इस महत्वाकांक्षी अभियान को यथासंभव जमीन पर उतारने के लिए यह भी आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें उन उपायों पर अधिक ध्यान दें तो तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। विराम। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अभियान दूरगामी असर वाले उपायों से अधिक लैस दिख रहा है। विराम। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो मूल मंत्र तय किए हैं, उनमें आधारभूत ढांचा और तकनीक आधारित व्यवस्था भी है। विराम। यह समझने की जरूरत है कि सक्षम आधारभूत ढांचा और तकनीक आधारित व्यवस्था का आनन फानन नहीं हो सकता। विराम। हालांकि प्रधानमंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वकेंद्रित होना अथवा संरक्षणवाद को अपनाना नहीं है, लेकिन यह तो आवश्यक है ही कि जहाँ तक संभावना हो सके, हम आयात पर अपनी निर्भरता कम करें। विराम। निसंदेह इसके निर्माण पर यह भी नहीं होना चाहिए कि जरूरी तकनीक और संसाधन हासिल करने से बचा जाए। विराम। इस सिलसिले में इसकी भी चिंता की जानी चाहिए कि इस अभियान को लेकर किसी तरह का संशय न उपजने पाए। विराम। इसी तरह से यह जरूरी है कि इसकी नियमित समीक्षा होती रहे कि यह अभियान सही गति से आगे बढ़ रहा है या नहीं। समाप्त।